नमस्कार। ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के सबसे महान शिक्षा केंद्र की एक ऐसी शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जो वाकई आपको हैरान कर देगी। जरा सोचिए, एक ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड या यूरोप के बोलोना विश्वविद्यालय से भी सदियों पुरानी थी। आज हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, इसके उस गौरवशाली इतिहास की, उस कमाल के एजुकेशन सिस्टम की, और साथ ही जानेंगे कि आखिर इसका इतना दुखद पतन कैसे हुआ और आज इसका आधुनिक पुनरुत्थान किस तरह हो रहा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का एक बहुत ही मशहूर कथन है। उन्होंने कहा था, हमें जो भी बौद्ध ज्ञान मिला वो सब नालंदा से आया था। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमें तुरंत बता देता है कि ग्लोबल लेवल पर इस प्राचीन संस्थान की अहमियत आखिर कितनी विशाल थी। आप कह सकते हैं कि इस एक जगह ने पूरे के पूरे एशिया की संस्कृति और ज्ञान का ढांचा तैयार किया था। भाग 1, गौरवशाली उद्गम और नालंदा का विशाल पैमाना। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, सीधे 5वीं शताब्दी के गुप्त साम्राज्य के उस स्वर्ण युग में, जहां भारत में कला, विज्ञान और साहित्य अपने बिल्कुल चरम पर थे। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि नालंदा शब्द का असल में मतलब क्या होता है? संस्कृत के 3 शब्दों को मिलाकर देखिए, ना, आलम और दा। इसका सीधा सा अर्थ है ज्ञान का कभी न रुकने वाला प्रवाह, यानी अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। और देखा जाए तो ये नाम इस संस्थान के असली मकसद को बिल्कुल सटीक तरह से बयां करता है। ज्ञान का एक ऐसा समुंदर जो पीढ़ियां तक बस बहता ही रहे। आइए अब देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने इसे बनवाया था। उसके बाद कई 100 सालों तक ये फला फूला, लेकिन फिर 1193 ईस्वी में इसे बेहद क्रूरता से नष्ट कर दिया गया। सदियों तक ये मिट्टी में दबा रहा, गुमनाम रहा। फिर 1812 में इसके खंडरों की खोज हुई और फाइनली 2014 में ये फिर से जीवित हो उठा। तो ये सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है, ये ज्ञान के कभी खत्म ना होने वाले सफर की कहानी है। 10,000। अब ये कोई आज की मॉडर्न ग्लोबल यूनिवर्सिटी का डेटा नहीं है, ये सदियों पुराना आंकड़ा है। नालंदा दुनिया का पहला पूरी तरह से आवासीय यानी रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय था, जहां चीन, जापान, कोरिया, तुर्की और फारस जैसी जगहों से करीब 10,000 छात्र एक साथ रहते थे और पढ़ते थे। मतलब ज्ञान पाने की चाह में पूरी दुनिया मानो भारत की तरफ खींची चली आ रही थी। और इन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए यहाँ मौजूद थे 2000 बेहद काबिल आचार्य। जरा कैलकुलेट करके देखिए, हर 7 छात्रों पर एक शिक्षक। ये एक ऐसा कमाल का स्टूडेंट टीचर रेशियो है जो आज के समय में भी बहुत मुश्किल से मिलता है। इससे ये पक्का होता था कि हर एक छात्र की क्रिटिकल थिंकिंग पर बिल्कुल पर्सनल लेवल पर ध्यान दिया जा सके। और अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो वो सच में एक मास्टरपीस था। करीब 14 हेक्टेयर में फैला ये कैंपस, चमकदार लाल ईंटों की वो ऊंची ऊंची दीवारें, इसमें 300 से भी ज्यादा ऐसे कमरे थे जिनकी दीवारें इतनी मोटी बनाई गई थीं कि गर्मियों में वो नेचुरली ठंडे रहें और सर्दियों में गर्म। इसके अलावा 8 अलग अलग कंपाउंड्स, ओपन एयर क्लासरूम्स, मेडिटेशन हॉल और बिल्कुल शांत झीलें, ये सब मिलके इसे एक अद्भुत जगह बनाते थे। भाग 2, उन्नत और सख्त शिक्षा प्रणाली। इस भव्य कैंपस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उस जमाने के एजुकेशन सिस्टम पर। आखिर वो क्या था जिसने नालंदा को पूरी दुनिया में नंबर 1 बना दिया था? देखिए, यहाँ एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। चीनी यात्री हुएनसांग ने जो लिखा है उसके मुताबिक सबसे पहले यूनिवर्सिटी का गेटकीपर यानी द्वारपाल ही आपका टेस्ट लेता था। और ये द्वारपाल कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद इतने बड़े विद्वान होते थे कि सिर्फ 30%, जी हाँ, केवल 30% सबसे बेहतरीन छात्र ही इस पहले राउंड को पास कर पाते थे। इसके बाद आचार्यों के सामने एक बहुत ही टफ इंटरव्यू होता था, और जो अपनी तर्क शक्ति साबित कर देते थे, बस उन्हें ही अंदर जाने का मौका मिलता था। और यहाँ पढ़ाने वाले दिग्गज, वो तो दुनिया में बेजोड़ थे। गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया, वो यहाँ के प्रमुख रह चुके थे। नागार्जुन जैसे महान बौद्ध दार्शनिक और आयुर्वेद के एक्सपर्ट राहुल श्रीभद्र यहाँ की शान थे। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, शुरुआत में यहाँ सिर्फ बौद्ध ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इसका सिलेबस इतना विशाल हो गया कि इसमें वास्तुकला, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और व्याकरण जैसे ढेरों ग्लोबल सब्जेक्ट्स शामिल हो गए। 90 लाख, जी हाँ,
9 मिलियन, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। नालंदा की लाइब्रेरी में 90 लाख से ज्यादा किताबें और पांडुलिपियां मौजूद थीं। उस वक्त पूरी दुनिया के किसी भी कोने में इंसानियत के पास इससे बड़ा और इससे समृद्ध ज्ञान का कोई दूसरा खजाना नहीं था। इस शानदार लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज, जिसका मतलब होता है सत्य का पर्वत। ये कोई आम इमारत नहीं थी, बल्कि एक विशाल 9 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया था: रत्नरंजक, रत्नोदिधि और रत्नसागर। सच कहें तो ये जगह नालंदा का धड़कता हुआ दिल थी, पूरी दुनिया की सबसे अनमोल धरोहर। भाग 3, बख्तियार खिलजी का अहंकार और एक अकल्पनीय पतन। देखिए, इतिहास की हर बड़ी कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जो सब कुछ पलटकर रख देता है। 12वीं शताब्दी के आखिर में साल 1193 में बख्तियार खिलजी के हमले के साथ नालंदा के अंत की वो दर्दनाक शुरुआत हुई। ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इतनी बड़ी तबाही की नींव रखी। स्रोतों पर गौर करें तो पता चलता है कि ये पूरी घटना असल में एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक टकराव का नतीजा थी। हुआ यूं कि जब आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया और उसके अपने हकीम उसे बचा नहीं पा रहे थे, तब नालंदा के आयुर्वेद प्रमुख राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया। अब खिलजी की शर्त ये थी कि वो किसी भी गैर मुस्लिम की दी हुई दवा नहीं खाएगा। इस पर राहुल श्रीभद्र ने अपना दिमाग लगाया और कुरान के पन्नों पर ही औषधि का लेप लगा दिया। जब खिलजी उन पन्नों को पढ़ता और पलटता तो दवा उसके शरीर में चली जाती और वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन स्रोत बताते हैं कि आयुर्वेद के इस चमत्कार को देखकर खिलजी एहसानमंद होने के बजाय भारी हीन भावना और असुरक्षा का शिकार हो गया। एक विद्वान की चतुराई और एक हमलावर के अहंकार के बीच हुए इसी टकराव ने नालंदा की किस्मत तय कर दी। भाग 4, ज्ञान का विनाश। और 3 महीने तक जलती रही आग। अपनी उसी इनसिक्योरिटी, उसी असुरक्षा में अंधे होकर खिलजी ने जो किया, वो इतिहास का एक बहुत ही गहरा और कभी न भरने वाला घाव है। आइए देखते हैं कि कैसे इस एक घटना ने मानव सभ्यता को शायद सदियों पीछे धकेल दिया। 3 महीने की आग, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खिलजी की सेना ने नालंदा की उस विश्व प्रसिद्ध लाइब्रेरी धर्मगंज में आग लगा दी। ऐतिहासिक स्रोतों में साफ लिखा है कि वो 90 लाख किताबें इतनी ज्यादा थीं कि वो आग बिना रुके लगातार 3 महीनों तक धों धो कर जलती रही, मानो भारत के ज्ञान का चमकता हुआ सूरज राख में बदल रहा हो। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि नुकसान सिर्फ कुछ इमारतों या पन्नों का नहीं था। हजारों निहत्थे विद्वानों और बौद्ध भिक्षुओं को बेरहमी से मार दिया गया। दुनिया भर का वो बेजोड़ ज्ञान, वो सदियों की मेहनत, सब कुछ राख हो गया। लेकिन हाँ, स्रोतों के मुताबिक उस भयानक खौफ के बीच भी वेनसांग जैसे विदेशी यात्रियों ने कमाल की हिम्मत दिखाई। वो किसी तरह खिलजी की सेना से बचते हुए संस्कृत की कई बहुत ही अहम किताबें अपने साथ चीन ले जाने में कामयाब रहे, और बस उसी वजह से उस महान ज्ञान का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा आज हमारे पास सुरक्षित है। भाग 5, खंडरों से पुनरुत्थान, प्रकाश की ओर एक सफर। खैर, कहानी उस राख और तबाही पर खत्म नहीं होती। चलिए उस खौफनाक अंधेरे से निकलकर वापस रोशनी की तरफ चलते हैं। मिट्टी में दबी खामोशी से लेकर आज की इस नई शुरुआत तक का सफर वाकई बहुत प्रेरणादायक है। सदियों तक सब कुछ जमीन के नीचे दफन रहा, बिल्कुल गुमनाम। फिर 1812 में एक स्कॉटिश सर्वेयर थे, फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, उन्हें इसके सुराग मिले। उसके काफी बाद 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने आधिकारिक तौर पर यह कन्फर्म किया कि हाँ, यही वो प्राचीन नालंदा है। खुदाई शुरू हुई और आज जो 5 लाख स्क्वायर फुट में फैले हुए शानदार अवशेष हमें दिखाई देते हैं ना, आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि वो पूरी यूनिवर्सिटी का सिर्फ 10% हिस्सा है। जी हाँ, बाकी 90% इतिहास आज भी उसी जमीन के नीचे सोया हुआ है। पर कहते हैं ना, ज्ञान को कभी हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। 2009 में इन ऐतिहासिक खंडरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, और फिर आया साल 2014, जब उन्हीं प्राचीन अवशेषों से बस थोड़ी ही दूरी पर राजगीर की वादियों में 450 एकड़ के एक विशाल कैंपस में नए नालंदा विश्वविद्यालय ने जन्म लिया। वही पुरानी विरासत आज की मॉडर्न दुनिया के लिए फिर से खड़ी हो गई है। तो आज के इस सफर के आखिरी में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या ज्ञान को कभी सच में पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है, खासकर तब जब सदियों बाद भी उसी विरासत का फिर से पुनर्जन्म हो जाए? इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है।
ऐतिहासिक स्रोतों की ये कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि इमारतें टूट सकती हैं, किताबें जलाई जा सकती हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा राख से उठकर कोई ना कोई नया रास्ता खोज ही लेता है।